नमस्कार साथियों, टी4 टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम गणित प्रैक्टिस क्लास, जिसमें हम प्रतिदिन 11 महत्वपूर्ण सवालों को हल करते हैं, उसी के संदर्भ में आज का हमारा ये 25वां भाग है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पूरा देखिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी परीक्षाएं होती है उसमें गणित पूछा जाता है, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए सवाल नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला सवाल दे रखा है, एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल हमें दे रखा है 2500 वर्ग मीटर है। तो हमसे पूछा है कि इसकी भुजा क्या होगी। राइट, तो एक वर्ग का हमें क्षेत्रफल दे रखा है, तो जो दे रखा है उसी को अपन लिखते हैं। तो एक वर्ग दे रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या होता है, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर। यहाँ क्षेत्रफल किसका है, ये वर्ग का क्षेत्रफल है। राइट, तो वर्ग का क्षेत्रफल हमें 2500 दे रखा है, तो 2500 लिखेंगे बराबर, ये किसके हो जाएगा, भुजा के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। राइट, तो अपन जो 2500 दे रखा है यहाँ पर क्षेत्रफल, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, तो 2500 जो है ये 50 का स्क्वायर होता है, तो इसको लिख सकते हैं 50 का स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 50 का जो स्क्वायर होता है वो 2500 होता है, और बराबर भुजा का स्क्वायर। यहाँ तक भी कोई समस्या आपको नहीं होगी। ये स्क्वायर से ये स्क्वायर क्या उड़ जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ से आपकी जो भुजा आ जाएगी, वो भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 50 मीटर हो जाएगी। अर्थात आप बता सकते हैं कि उस वर्ग की भुजा जो होगी वो क्या हो जाएगी, 50 मीटर हो जाएगी। राइट आंसर इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी, 50 मीटर बिल्कुल सही जवाब रहेगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, एक घनाभ की लंबाई को 10%, यदि एक घनाभ की लंबाई को 10% एवं चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। राइट, तो देखिए यहाँ पर लंबाई में भी वृद्धि हो रही है, चौड़ाई में वृद्धि हो रही है, तो अपन इसको प्रतिशत वृद्धि वाले कॉन्सेप्ट से हल कर सकते हैं। प्रतिशत वृद्धि बराबर सूत्र क्या था, तो ए प्लस बी प्लस ए बी, ए इंटू बी अपान 100। इस सूत्र की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, प्रतिशत वृद्धि निकाल सकते हैं। तो पहले लंबाई में कितने की वृद्धि है, 10 की, तो ए का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। राइट, बी में देखिए चौड़ाई में कितने की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि होगी, तो बी का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। प्लस ए इंटू बी, ए का मान 10 है, बी का मान कितना है, 20 है, तो 10 गुणित 20 और बटे में कितना आ जाएगा, 100। बस इसको सरल कर लीजिए, 1 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, मतलब 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। इसको सरल करेंगे तो ये 10 और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। प्लस यहाँ 2 और 1 बचा है, तो 2 का गुणा 1 से होगा, तो 2 1 कम 2, तो इसको सरल करेंगे तो 30 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 32% आपकी टोटल प्रतिशत में वृद्धि हो जाएगी। 32%, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब रहेगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 3, 5 संख्याओं का अनुपात दे रखा है, 1:2:3:4:5 है। मतलब 5 संख्याओं का अनुपात हमारे पास दे रखा है अनुपात में, और उनका योग दे रखा है 30 है। राइट, तो हमसे पूछा है कि दूसरी और पांचवी संख्याओं का योग इनमें से किसके बराबर होगा। राइट, तो हमें जो अनुपात दे रखा है, पहली संख्या का 1 दे रखा है, दूसरी संख्या का अनुपात 2 दे रखा है, तीसरी संख्या का अनुपात 3 दे रखा है, चौथी संख्या का अनुपात 4 दे रखा है, पांचवी संख्या का अनुपात 5 दे रखा है। राइट, और इनका योग भी दे रखा है, कितना है, 30 है। क्लियर, तो अब इसको सरल करेंगे तो इसको x के रूप में लिख लेते हैं, तो ये 1x प्लस योग बोला है तो इन सभी को जोड़ लेंगे, तो 1x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 5x, और इनका योग कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। राइट, तो इन सभी को जोड़ेंगे तो 1 और 2 कितना हो गया, 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15x हो गया। ये टोटल 15x बराबर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकालने के लिए 30 पहले से इधर यही रहने देते हैं, 15 गुणा में इधर आएगा तो बटे में चला जाएगा, 15 एकम 15, 15 दूना 30, तो यहाँ से x का मान कितना हो गया, x का मान हो गया आपका 2। राइट, अब इस x के मान को पहली संख्या पूछिए, तो अगर पहली संख्या निकालना हो तो पहला अनुपात था 1x, तो पहला अनुपात क्या हो जाएगा, पहली संख्या हो जाएगी 1 गुणित 2, तो पहली संख्या आपकी 2 हो गई। दूसरी संख्या
दूसरी संख्या का अनुपात 2x है, तो 2x है तो 2 के साथ 2x का मान 2 रख देंगे तो दूसरी संख्या हो गई आपके पास 4। तीसरी संख्या निकाल सकते हैं, तीसरी संख्या का अनुपात 3x है, 3 के साथ x का मान 2 रख देंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। यहाँ से चौथी संख्या निकाल सकते हैं आप, चौथी संख्या का अनुपात 4x था, 4 के साथ और x का मान 2 रख देंगे तो 4 दूना 8, चौथी संख्या आपकी 8 हो गई। पांचवी संख्या निकालने के लिए पांचवी संख्या का अनुपात 5x था, 5 गुणित 2 तो पांचवी संख्या आपकी हो जाएगी 5 दूना 10। लेकिन हमसे सवाल में दूसरी और पांचवी संख्याओं का योग पूछा था। कौन कौन सी संख्या? दूसरी संख्या प्लस पांचवी संख्या का योग क्या होगा? तो दूसरी संख्या देखिए, दूसरी संख्या यहाँ पर 4 है, राइट। तो दूसरी संख्या 4 प्लस पांचवी संख्या आपके पास 10 है, तो 4 और 10 को जोड़ देंगे तो 4 और 10 को जोड़ेंगे तो दूसरी संख्या और पांचवी संख्या का योग जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 14 के बराबर हो जाएगा। ए ऑप्शन 14 राइट आंसर इस सवाल का हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, बड़ी आसानी से आप इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। सवाल नंबर 4 में दे रखा है यदि ए बराबर इतना बी बराबर इतना तो हमें बताना है कि एलसीएम ऑफ ए इन कामा बी, मतलब इन दोनों संख्याओं का ए और बी का एलसीएम निकालना है। तो a बराबर हमें दे रखा है 2 की घात 3 गुणित 3 गुणित 5, ये a का मान दे रखा है। b का मान क्या दे रखा है? b का मान है हमारे पास 2 की घात 4 गुणित 5 गुणित 7, राइट। और हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है a कामा b का, राइट। तो एलसीएम निकालने के लिए देखिए यहाँ पर 2 की घात 3 है, यहाँ पर 2 की घात 4 है, तो एलसीएम में हम क्या करते हैं? सबसे बड़ी घात को लेते हैं, तो यहाँ पर 2 की घात 4 आ जाएगा, राइट। क्योंकि 2 की घात 3 और 2 की घात 4 में सबसे बड़ा कौन सा है? 2 की घात 4 ही। इनटू 3 एक ही बार है तो 3 एक बार आ जाएगा, 5 दोनों जगह एक ही घात है, यहाँ पर भी 5 की घात 1 है, यहाँ पर भी 5 की घात 1 है, तो ये 5 आ जाएगा। गुणित और कौन सी संख्या? ये 3 हो गया, 5 हो गया, इंटू 7 तो इसको सरल कर लेंगे तो 2 की घात 4 का मतलब क्या है? 2 का 4 बार गुणा, तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7, 3 गुणित 5 गुणित 7, बस इसको सरल कर लीजिए। तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, इसका गुणा करेंगे तो 48 आ जाएगा। इंटू 7 का गुणा 5 से करेंगे तो 7 पंजे 35, राइट। अब इन दोनों संख्याओं का 48 का गुणा 35 से कर देंगे, तो गुणा कर लेते हैं अपन। 8 पंच 40 का 0 हासिल आया 4, राइट। तो 5 पंचों 20, 20 और 24 कितना हो गया? 20 और 24, 44 और 4 48 का 8 हासिल आया 4, 4 तिया 12, 12 और 4 कितना हो गया? 16, तो इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1680 आ जाएगा। 1680 हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो आप बता सकते हैं कि ए और बी का एलसीएम कितना हो जाएगा? 1680 हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी 1680 करेक्ट जवाब इस प्रश्न का रहेगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 कह रहा है यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक a कमा बी है तो a इंटू बी का मान क्या होगा? तो हमें जो बहुपद दे रखा है वो दे रखा है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 5, राइट। तो देखिए a का मान क्या होगा? जो एक्स स्क्वायर के साथ में होता है, एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ भी नहीं है, मतलब a का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। b का मान क्या होता है? जो x के साथ रहता है वो b का मान, तो b का मान हो जाएगा माइनस का 2। c का मान जो अचर पद होता है वो c का मान, तो अचर पद यहाँ पर 5 है तो c का मान 5 हो गया। अब आपके पास a, b और c तीनों का मान पता है और आपसे पूछा है a इंटू बी का मान पूछा है, मतलब मूलों का गुणनफल पूछा है। तो मूलों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है? c बटा a होता है, राइट। तो c का मान आपके पास 5 है, a का मान 1 है, तो 5 बटा 1 का मान क्या होता है? 5 होता है। तो इसका राइट आंसर a इंटू बी का मान जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 5 इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6, निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित नहीं है? निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है?
4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि 8 का नियम क्या होता है। तो जो भी संख्या दे रखी है उसके आखिरी के 3 अंक देखना है। यदि आखिरी के 3 अंकों में 8 का भाग चला जाए तो इसका मतलब वह पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो देखिए पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। पहले ऑप्शन में हमें जो संख्या दे रखी है 35,792, इसमें आखिरी के 3 अंक 792 में हम 8 का भाग देंगे। अगर भाग पूरा पूरा चला जाएगा मतलब यह संख्या पूरी तरह से 8 से विभाजित है। तो 8 का भाग देंगे तो 8 एकम 8, राइट। 8 नम 72, कितना बचा? 7 बचा। फिर से 8 नम 72 मतलब भाग 99 बार पूरा पूरा चला गया, मतलब ये संख्या तो आपकी 8 से विभाजित है। बी ऑप्शन में दे रखी है संख्या 35,412। तो अपने को आखिरी के 3 अंक से काम है 412। 412 में 8 का भाग देंगे तो भाग जाएगा क्या? तो 8 पंजे 40, 1 बचा, तो ये हो गया 12। 8 एकम 8, तो यहाँ शेषफल बच रहा है। इसका मतलब यह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। हमारा जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। आप इसको भी चेक कर सकते हैं। 112, 112 में क्या 8 का पूरा पूरा भाग जाता है क्या? तो 8 एकम 8, कितना बचा? 3 बचा। 8 चौक 32, पूरा पूरा भाग चला गया 14 बार में। यहाँ पर चेक कर लीजिए 552 में क्या 8 का पूरा पूरा भाग जाता है क्या? तो 8 एकम 8, 8 छंग 48 और 8 नम 72, ये पूरा पूरा चला गया। मतलब बी ऑप्शन में जो संख्या हमें दे रखी है 35,412, यह संख्या 8 से विभाजित नहीं है। शेष सारी संख्याएं 8 से विभाजित है। तो हमें 8 से विभाज्य नहीं है यह संख्या बतानी थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए सवाल नंबर 7 दे रखा है 1 से लगाकर 10 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना कीजिए। मतलब आपको बोला है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे कहाँ तक जाना है अपने को? 10 तक के स्क्वायर तक का योगफल निकालना है। तो इस प्रकार के जब भी आपको योगफल निकालना हो वर्गों का तो कैसे निकालेंगे? इसके लिए सूत्र है कोष्टक में एन, कोष्टक में n प्लस 1, कोष्टक के अंदर 2n प्लस 1 और बटे में कितना है 6। इस सूत्र की सहायता से आपको इसको हल करना है। यहाँ पर n का मान कितना हो जाएगा? तो आखिरी वाली जो संख्या रहेगी वो n का मान हो जाएगी। तो n का मान 10, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11। यहाँ पर n को रखेंगे तो n का मान 10, 10 दूना 20 और 1 21 हो जाएगा। तो ये 21 और बटे में कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 2 से इसको काट देंगे, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 3 से इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 7 21। तो हमारे पास जो बचा है उसको लिख लेते हैं 5 गुणित 11 गुणित 7। यहाँ पर इसको सरल कर लेंगे तो 5 का गुणा 11 से तो 55, 55 का गुणा 7 से करेंगे तो 7 पंजे 35 का 5 हासिल आया 3, 7 पंजे 35 और 3 38 हो जाएगा। तो हमारा योगफल जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 385 आ जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 385 बिल्कुल सही जवाब इस सवाल का रहेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 कह रहा है 962 की घात 67 का इकाई अंक क्या होगा? तो हमें जो संख्या दे रखी है वो दे रखी है 962 और इसकी पावर कितनी है 67 और इसका इकाई अंक निकालना है। तो सबसे पहले आपने काम ये है कि अपने को जो घात दे रखी है इसकी पावर जो है 67 में अपने को 4 का भाग देना है। तो 4 का भाग देने पर जो भी शेषफल बचेगा, शेषफल जो बचेगा वो इकाई अंक की घात हो जाएगी। तो यहाँ पर 4 का भाग देते हैं अपन। तो 4 एकम 4, कितना बचा? 2 बचा। 4 छंग 24, ठीक है, 6 चौक 24, कितना बचा? 3 शेषफल बचा। तो शेषफल आपका 3 आ गया। यहाँ पर इकाई अंक 2 है तो जो शेषफल आएगा वो इस इकाई अंक की पावर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 का 3 बार गुणा, और यदि 2 का 3 बार गुणा करते तो 2 का गुणा 2 से होगा तो 4, 4 का गुणा 2 से होगा तो 4 दूना 8, अर्थात हमारा इकाई अंक कितना हो जाएगा? 8 आ जाएगा। राइट आंसर आपका 8, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इस सवाल का रहेगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9। एक वस्तु का क्रय मूल्य आपको दे रखा है 800 रुपए है तथा इसका विक्रय मूल्य 1000 रुपए है, तो दुकानदार को कितने रुपए का लाभ हुआ होगा? राइट। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, आपको लाभ निकालना है। तो लाभ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो विक्रय मूल्य है उसमें से क्रय मूल्य को घटाना है। तो आपको क्या आ जाएगा? लाभ आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य आपने उस वस्तु को 1000 में बेचा तो 1000 विक्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य जिस मूल्य पे खरीदा था 800 में खरीदा था
तो आपका लाभ कितना हो जाएगा, 200 रुपए का हो जाएगा। राइट आंसर इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी, 200 रुपए बिल्कुल सही सवाल का जवाब रहेगा। लेकिन प्रश्न में कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि लाभ जो है उसको प्रतिशत में निकालिए, तब ऐसी कंडीशन में आप कैसे हल करेंगे इसको, तो जितने का लाभ आएगा वो ऊपर रहेगा, और लाभ जो हम आएगा वो क्रय मूल्य पे आएगा तो बटे में क्रय मूल्य आ जाएगा, और गुणा कर देना है 100 से, इसको सरल कर लेंगे तो 2 जीरो से इसकी 2 जीरो कट जाएगी। यहाँ पर देखिए इसको हल करेंगे तो ये 8 से इसको हल करेंगे तो 8 दूना 16, राइट, कितना बचा, 4 बचा, तो 40 हो गया, 8 पंच 40, तो आपका लाभ प्रतिशत जो हो जाएगा वो 25% हो जाएगा। परीक्षा में सवाल इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए लाभ प्रतिशत निकालिए तो इसका सही जवाब 25% लाभ प्रतिशत रहेगा। सवाल नंबर 10, किसी सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है 150 वर्ग सेंटीमीटर है, उसके एक विकर्ण की लंबाई आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो आपको यहाँ पर एक सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला पता होना चाहिए कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है 1/2 इंटू कोष्टक में पहले विकर्ण की लंबाई इंटू दूसरे विकर्ण की लंबाई, ये इसका सूत्र है। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 150 बराबर 1/2, और पहले विकर्ण की लंबाई आपके पास 10 है, तो यहाँ से आप d2 की लंबाई निकाल सकते हैं, मतलब दूसरे विकर्ण की लंबाई निकाल सकते हैं। इसको यहाँ से सरल कर लीजिए, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो यहाँ से d2 बराबर कितना हो जाएगा, ये 5 गुना में इधर आएगा तो बटे में पहुंच जाएगा, तो 150 बटे 5, 5 से इसको काटेंगे 5 3 15 और 0, तो यहाँ से दूसरे विकर्ण की लंबाई अर्थात d2 का मान कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। दूसरे विकर्ण की लंबाई आपकी 30 सेंटीमीटर हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी 30 सेंटीमीटर आपका सही उत्तर का जवाब रहेगा। और अब बारी आज के इस वीडियो के अंतिम सवाल, सवाल नंबर 11, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दे रखा है 324 वर्ग मीटर है, यदि इस मैदान के चारों ओर एक तार लगाने का खर्च 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से हो तो कुल खर्च कितने रुपए का होगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए ये इस प्रकार से वर्गाकार मैदान है। वर्गाकार मैदान की विशेषता क्या, चारों भुजाएं इसकी बराबर होती है, और इसका हमें दे रखा है क्षेत्रफल, तो हम लिख देंगे वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल हमें दे रखा है, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल। और वर्गाकार मैदान के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे भुजा का स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल हमें दे रखा है 324, तो 324 बराबर हो जाएगा भुजा के स्क्वायर के। 324 को अपन क्या 18 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, क्योंकि 18 का जो स्क्वायर होता है वो 324 होता है, तो यहाँ पर 18 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, भुजा के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ से आपकी भुजा की लंबाई आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 18 मीटर आपकी भुजा की लंबाई हो गई। मतलब ये वाली भुजा आपकी 18 मीटर है, ये वाली भी 18 है, क्योंकि ये वर्ग है और वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है, मतलब चारों भुजाओं की जो लंबाई है वो 18 मीटर है, राइट। अब इसका आपने को परिमाप निकालना पड़ेगा, तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, तो वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणित भुजा, राइट। तो 4 ऐसा कैसा, भुजा आपने अभी निकाले 18, तो 18 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। तो 72 मीटर आपका कुल क्या आ गया, परिमाप आ गया। अब आपको तार लगाना है, मतलब पूरे परिमाप में ही तार लगेगा, तो आपका टोटल खर्च जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो 72 परिमाप है, वो 1 वर्ग मीटर का चार्ज कितना है, 5 रुपए है, तो 72 का 5 से गुणा कर देंगे तो जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा 5 दूना 10 का 0, हासिल आया 1, 7 पंज 35 और 1 36, अर्थात टोटल खर्चा कितना आ जाएगा, 360 रुपए का उस वर्गाकार मैदान के चारों ओर तार लगाने का खर्च 360 रुपए आ जाएगा। बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्लियर आया समझ में, तो बहुत ही सिंपल है, केवल आपको वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल का सूत्र रखना है, मान रखना है और इसको हल करना है, तो बड़ी आसानी से आप इसको सरल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारे सवाल आपको अच्छे समझ में आए होंगे। आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस प्रकार के और वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर गणित प्रैक्टिस क्लास जो है उसके नाम से प्रतिदिन हम गणित के 11 महत्वपूर्ण सवालों को प्रतिदिन हल करते हैं। उम्मीद करता हूँ सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे, राइट।
तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं नए प्रश्नों के साथ, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि उसका जवाब मैं देने का प्रयास करूंगा। राइट। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।